केंद्रीय वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार 2 दिवसीय दौरे पर बस्तर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की और फीडबैक लिया। बुधवार को बीजापुर और सुकमा के अंदरूनी इलाकों का दौरा करने के बाद उन्होंने जगदलपुर में नक्सल ऑपरेशन में जुटे पुलिस और सुरक्षा बलों के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें हालात पर संतोष जताया। उन्होंने अफसरों से कहा, सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता सुरक्षा और विकास है, दोनों के बिना सफलता मुश्किल है। केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार ने नक्सलियों की पुनर्वास नीति, लोन बराटू और बदले में एडका की तारीफ की। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। 2 मुद्दे हम फोकस किए थे, एक तो सिक्योरिटी, दूसरा डेवलपमेंट। एक हमेशा ये साथ ही जा सकते हैं, अलग अलग नहीं है, अलग अलग भाग नहीं है। इसलिए हम कलेक्टर साहिबान से भी बात किया, खास करके बीजापुर और सुकमा में, और यहाँ स्टॉपेज पॉइंट। सो ओवरऑल हमारा स्थिति अच्छा है, कोऑर्डिनेशन बहुत, तालमेल बहुत ठीक है, और भी बढ़ाने के, इम्प्रूव करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया। हाल ही में नक्सल विरोधी अभियान में गति लाने के लिए डीजीपी ने भी समीक्षा बैठक ली थी, जिसमें केंद्र से मिली अतिरिक्त 5 बटालियन को कहां और किस तरीके से डिप्लॉय करने पर चर्चा हुई। एडिशनल बटालियंस का छत्तीसगढ़ को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो केंद्रीय गृह मंत्रालय से एक पत्र लिख के निवेदन किया था, उसमें एडिशनल 5 बटालियन की अपने को स्वीकृति मिली है। उन 5 बटालियन का जो डिप्लॉयमेंट किस एक्सिस पे, किस जगह पे किया जाना है, उसके बारे में बड़ा विचार विमर्श हुआ, जो आगे चल के नक्सल विरोधी अभियान को गति देगा। और सिक्योरिटी एक्सिस को जब अपन डोमिनेट कर लेंगे तो वहाँ पे विकास का जो कार्य होगा उसमें भी गति आएगी। बस्तर में हालात बेहतर जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बस्तर में नक्सलियों का इतिहास रहा है कि दबाव बढ़ने पर वो बैकफुट पर आ जाते हैं और जैसे ही मौका मिलता है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने से नहीं चूकते। लेकिन अब देखना होगा कि बंद कमरों में बनी रणनीति नक्सलवाद के खात्मे में कितनी कारगर साबित होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। नक्सलवाद के खिलाफ एक नई रणनीति की तैयारी एक बार फिर से है। केंद्रीय वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय दौरे पर थे। बस्तर में उन्होंने कई बैठकें की, उसके बाद राजधानी भी पहुंचे, वहां भी बैठकें की। इससे पहले भी वो कई बार फ्रिक्वेंटली, जितना उनका दौरा रहा है, शायद उतना फ्रिक्वेंटली दौरा और किसी का देखने को मिला नहीं। इधर डीजीपी ने भी एक बैठक की थी, समीक्षा बैठक, जिसमें आगे किस तरीके से रणनीति बननी है और किस तरीके से डोमिनेट करना है, इस पर चर्चा हुई। 5 नई बटालियन यहाँ पर मिली है केंद्र से, उसको भी डिप्लॉय करने को लेकर चर्चा हुई। कुल मिलाकर एक नई रणनीति के साथ फिर से मैदान में उतरने की तैयारी है। लेकिन नक्सलवाद को समझने वाले मानते हैं कि नक्सली जब जब उन पर दबाव बढ़ता है और लगने लगता है कि हाँ अब सुरक्षा बल हावी हो रहे हैं, पलटवार करने की कोशिश करते हैं। तो इस बार क्या उनकी रणनीति होगी और क्या सुरक्षा बलों की रणनीति होगी, चर्चा इसी पर हम करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा अहम मसला है नक्सलवाद। खास मेहमान हमारे साथ हैं, वर्णिका शर्मा जी, नक्सल एक्सपर्ट, हमारे साथ। बहुत स्वागत आपका। सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस से, बहुत स्वागत। हमारे साथ अमित चिमनानी जी भाजपा से हैं, आपका भी बहुत स्वागत चिमनानी जी। वर्णिका जी, पहला सवाल आपसे, के विजय कुमार जी का दौरा रहा, आपने उनको सुना भी कि एक नई रणनीति के साथ किस तरीके से बस्तर में नक्सलवाद को खत्म वो करना चाहते हैं, चाहे विकास की बात हो, चाहे विश्वास की बात हो या सिक्योरिटी लेवल की बात हो। नई बटालियन भी मिली है, लेकिन नक्सलवाद को समझने वाले जैसा कि कहते हैं, जब जब हमको लगने लगता है कि हाँ हम डोमिनेटिंग पोजीशन में है, वो पलटवार करते हैं। आपकी समझ, आपकी एक्सपर्ट राय क्या कहती है? देखिए, ये जो अभी बैठकें हुई हैं या जो भी अभी माननीय का दौरा हुआ है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये रणनीति, इसकी सफलता इस बात पे आधारित होगी कि ये मननीति कितनी है। क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है कि युद्ध भूमि में लड़ाई होने के पहले एक लड़ाई मन की भूमि पे भी होती है, और इसीलिए कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये महत्वपूर्ण बात होती है। तो अभी जैसे कि जब जब माओवादियों को लगता है कि इनकी कोई रणनीति नहीं बन रही है, कोई बड़ी बैठकें हो रही है, जो उनको मीडिया या कई संस्थानों के माध्यम से जब उनके संज्ञान में ये सारी बातें आती हैं, तो वो तुरंत ही उस समय अपने को ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि वो बिल्कुल खामोश हो चुके हैं, मतलब वो बिल्कुल हथियार डाल दिए हैं, ऐसा एक भ्रम तैयार करते हैं। परंतु ये वास्तविकता से कोसों दूर की बात होती है। दरअसल वो उस समय एक नई रणनीति, एक नई टैक्टिक्स को अंजाम दे रहे होते हैं, और यही हमको इस समय कीन ऑब्जर्वेशन के जरिए समझना होगा।
बिल्कुल, ये चीज समझनी होगी ऑब्जर्वेशन के जरिए। सुरेंद्र वर्मा जी, सत्ता में अब आप लोग हैं, 15 साल लगातार आप लोग विपक्ष में रहे और नक्सल घटनाओं को लेकर जब चर्चाएं होती थी, खूब आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता था, बहुत सी खामियां भी निकाली जाती थी। लेकिन अब आप लोग सत्ता में हैं, किस रणनीति के साथ आप लोग मैदान में उतरने की तैयारी में हैं? क्योंकि जो खामियां आप गिनाते थे, अब उनको ढक कर पूरा करने की आपकी यहाँ पर बारी है। निश्चित रूप से अभिषेक जी, राजनीति का विषय बिल्कुल नहीं है, बहुत संवेदनशील विषय है। वर्णिका जी जो इस मामले की विशेषज्ञ हैं, बहुत स्पष्ट रूप से बताया। निश्चित रूप से 23 महीने के कार्यकाल में जो उपलब्धियां, निश्चित रूप से ये उपलब्धियां ही कहूँगा अभिषेक जी, जो एनसीआरबी के आंकड़ों में 37.26% जो कमी नक्सल घटनाओं में आई है, और शहादत की हम बात करें तो 52% जो है वो घटना में कमी आई है। तो ये अल्प समय है। मैं भी निश्चित रूप से वर्णिका जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि इतने इस बात पर हमें गर्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। और इसीलिए देखिए अभिषेक जी, जो हमने खोया है, कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं ने जिस नक्सलवाद का दंश झेला है, दुनिया में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं है। और ये हमारा कमिटमेंट है, हम इसको लेकर ही विधानसभा चुनाव लड़े। और ये केवल चुनाव की बात नहीं है, प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इससे भावनाएं जुड़ी हैं। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का नाम लगातार कलंकित होता रहा, नक्सलवाद के जो है छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुकी थी, उसको मिटाना भूपेश सरकार का, कांग्रेस सरकार का कमिटमेंट है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि दलगत राजनीति से हटकर इस मामले पे देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से गृह जो है वो विशुद्ध रूप से राज्य सूची का विषय है, लेकिन वर्तमान में जो देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा सबसे बड़ा खतरा है वो निश्चित रूप से नक्सलवाद है, और ये अंतर्राज्यीय समस्या है। इसलिए गृह विभाग की जिम्मेदारी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। संघीय व्यवस्था है, पूरा सम्मान है, और निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि नक्सल मामले में केंद्र सरकार की बराबर मदद मिल रही है। और आज भी जो विजय कुमार जी आए हैं, कहीं कोई विवाद नहीं है। ये सर्वमान्य रूप से बहुत ही काबिल अफसर हैं, और लगातार इनके द्वारा एडवाइस दी जाती रही है। और प्रदेश सरकार के द्वारा जिनको नक्सल ऑपरेशन की कमान दी गई है, निश्चित रूप से अशोक जुनेजा जी बहुत योग्य अफसर हैं। और यही है कि देखिए तीनों स्तरों पर, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों मोर्चों पर भूपेश बघेल सरकार पहले दिन से ही नक्सलवाद से लड़ाई लड़ी है। वहां पर जो जन स्वीकार्यता आई है, सरकार के प्रति जो विश्वास जागा है, उसके चलते आत्मसमर्पण भी बढ़े हैं। लगातार आपके चैनल के माध्यम से भी ये जानकारी आती रही है, और लगातार लोग जो है मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। और यही बड़ा कारण है कि जो घटनाएं हैं उस पर कमी आई है। घटनाओं में कमी आई है। चिमनानी जी, बहुत सारे विवाद होते रहते थे जब जब नक्सल घटनाएं हुई, बहुत आरोप प्रत्यारोप का दौर हमने यहाँ पर देखा है। अब सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, एक नई रणनीति बन रही है, बटालियन भी मिल गई है, के विजय कुमार भी लगातार फ्रिक्वेंटली दौरे पर आ रहे हैं, सब सही दिशा में जा रहा है। चिमनानी जी, मैं सुरेंद्र वर्मा जी की कुछ बातों को कोट करना चाहूँगा। उन्होंने ये बात कही कि ये राज्य का केवल विषय नहीं है, अंतर्राज्यीय समस्या है, और केंद्र का सहयोग मिल रहा है, जिसमें 5 बटालियन के लिए भी मुख्यमंत्री ने 12 नवंबर को पत्र लिखा, गृह मंत्री जी को धन्यवाद दिया, और उसके साथ कुछ और चीज़ें भी प्रोवाइड कराई गई हैं जिसके लिए उन्होंने धन्यवाद प्रेषित किया है, जिसमें सुरक्षा बल के साथ साथ आधुनिकीकरण की बातें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हैं, और संचार माध्यमों को विकसित करने की भी बातें हैं। इस चीज से क्या स्पष्ट होता है अभिषेक जी? ये स्पष्ट होता है कि केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार के साथ पूरी तरीके से साथ में है। इस विषय पे जो सहयोग मांगा गया है वो दिया भी गया है। आज का दौरा भी उसी सहयोग के तहत है, और जो भी जरूरत पड़ेगी वो केंद्र सरकार देगी। तो अब बात अटकी कहाँ पे है? अब हम रुकें क्यों, ठहरें क्यों? जैसा कि सुरेंद्र जी ने कहा, कहने में बड़ी अच्छी बात है कि राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन फिर राजनीति सही में होनी भी नहीं चाहिए। आपको केंद्र सहयोग कर रहा है तो अब आपके पास कोई कारण नहीं है कि आप नक्सलवाद को खत्म न कर पाए। और एक जो वरिष्ठ अधिकारी ने बहुत सही बात की कि सुरक्षा और विकास साथ साथ चलना चाहिए। यहाँ पे मैं जो बात कह रहा हूँ उसको आलोचना के तहत नहीं लेगी कांग्रेस पार्टी, वो हमारे सुझाव हैं। इन चीजों को अगर हम मिलजुल कर बात करके सुधारने का प्रयास करेंगे तो वास्तव में नक्सलवाद से हम मुक्ति पा सकेंगे। 5 लाख मकान मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ को दिए थे, लेकिन वो वापस कर दिए राज्य सरकार ने। तो ये मकानों का कुछ हिस्सा नक्सली इलाकों में भी अगर लोगों को मिल जाते मकान तो क्या विकास नहीं होता? तो इस प्रकार से केंद्र की जो योजनाएं जो वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फलदायी साबित होंगी, उनको रोक करके आप विकास कर पाएंगे क्या?
अब आयुष्मान भारत की योजना थी जिसमें 5 लाख रुपए सभी को मिलते थे, इन्होंने कहा हम 5 लाख नहीं 20 लाख देंगे। कहने के लिए अच्छा था, स्वास्थ्य योजना बहुत बड़ी हमने बनाई है, लेकिन वो 20 लाख की योजना 20 लोगों तक सिमट के रह गई। आप देखिए कि कितने लोग आयुष्मान भारत का दूसरे प्रदेशों में लाभ ले रहे हैं और कितने लोग इनकी स्वास्थ्य नीति का लाभ ले रहे हैं। जमीन और आसमान का अंतर आ जाएगा। तो रहने के लिए घर चला गया, स्वास्थ्य योजनाएं चली गई, किसान सम्मान निधि अगर नहीं मिली है तो राज्य की तरफ से अभी तक डेटा प्रोवाइड नहीं हुआ और कोई कोशिश नहीं की गई। अभी मुख्यमंत्री जी गए थे, कई मंत्रियों से मिले, लेकिन किसान सम्मान निधि क्यों नहीं आपका मिली? कहना इसकी है चिंता चिमनानी नहीं जी की। कि विकास इन इलाकों में नहीं हो पा रहा है। देखिए, योजनाएं अगर लागू नहीं होंगी अभिषेक जी ईमानदारी से, तो फिर विकास कैसे होगा? केंद्र इतनी अच्छी योजनाएं ठीक चला है। रहा है, लेकिन उसको सुरेंद्र आप जी, पहुंचने तो दीजिए लोगों तक। योजनाओं को लागू नहीं किया जा रहा, ये बड़ा आरोप है कि नक्सल प्रभावित इलाके भी इसमें आ रहे हैं जहां पर योजनाएं नहीं लागू हो रही हैं, तो विकास कैसे होगा? जबकि सुरक्षा की जो सलाहकार है वो कह रहे हैं और सभी एक्सपर्ट मानते हैं कि सुरक्षा और विकास एक साथ होना चाहिए। निश्चित रूप से अभिषेक जी बहुत ही सम्मानीय प्रवक्ता हैं अमित चिमनानी जी, सारे जो तथ्य हैं उससे वाकिफ हैं, लेकिन इनकी शायद राजनीतिक मजबूरियां हैं जिनके कारण से आरोप लगा रहे हैं। निश्चित रूप से तथ्यात्मक आलोचना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा अभिषेक जी, यही दंतेवाड़ा जिला है जहां 200 से अधिक स्कूलें भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बंद कर दी गई थी। एक साल के अंदर कांग्रेस सरकार ने, देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी पहली प्राथमिकता है, 1900 से अधिक वेलनेस सेंटर खोले गए। पहले जगदलपुर मेडिकल कॉलेज तक में जो है डॉक्टरों की कमी होती थी, आज दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंटा, गीदम जाके देख ले, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती की सुविधा भी हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की ये बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, लघु वनोपजों के संग्रहण में पूरे देश का 78% केवल और केवल छत्तीसगढ़ में 16वां स्थान है अभिषेक जी हमारा। जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ रहा, मनरेगा में काम देने में पहले नंबर पर रहा। इनके कार्यकाल में 2500 रुपया तेंदुपत्ते का समर्थन मूल्य दिया जाता था, हमने 4000 रुपया प्रति मानक बोरा किया। 7 वनोपजों की खरीदी होती थी, हमने 31 वनोपजों की जो खरीदी है समर्थन मूल्य में करना शुरू किया। जिस प्रकार से नगरनार में जो एनएमडीसी का प्लांट लग रहा है उसको, अब देखिए यही मूल अंतर है अभिषेक जी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी जो भी नीति बनाती है वो चंद पूंजीपतियों के मुनाफे पर केंद्रित रहती है। 20,000 करोड़ से अधिक का निवेश जो है सार्वजनिक क्षेत्र का हो गया। बस्तर के युवाओं को उम्मीद थी कि वहां रोजगार के अवसर सार्वजनिक क्षेत्र में मिलेंगे, लेकिन जिस प्रकार से निजी क्षेत्र में अभी निजीकरण का प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार से लोहारी गुंडा में टाटा की जमीन के लिए जमीन अधिग्रहित किया गया था, हमने 1700 किसानों का जो है 4200 एकड़ से अधिक सुरेंद्र जी, कुछ सवाल चिमनानी जी के भी। देखिए यही तो कोंडा गांव में मक्का प्रोसेसिंग यूनिट लग रहा है। 104 ब्लॉकों में जो है वनोपजों के प्रोसेसिंग के लिए हमने जमीन आवंटित किया। सुन लीजिए अमित जी आपको अवसर मिलेगा, विनम्र निवेदन है, प्रत्येक गोठान में वहां भी गोठान में 1.5 एकड़ जमीन जो है स्थानीय स्तर पर जो वनोपज होते हैं और कृषि उत्पाद होते हैं उसकी प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारा विकास चिमनानी जी, सुरेंद्र वर्मा जी गिना रहे हैं अभिषेक कि जी, आपके आरोप विकास प्राधिकरण की कमान जो है स्थानीय आदिवासियों को, स्थानीय नेताओं को आपके दिया, तमाम 15 आरोपों साल को में खारिज कर रहे हैं और विकास का दावा किया और बहुत सारी चीजें गिना रहे हो। देखिए, उन्होंने जो भी गिनाया 2-3 मिनट वो कह गए, लेकिन मैंने तो बहुत छोटे छोटे 3 प्रश्न पूछे थे, उनका जिक्र तक नहीं किया। इससे ये साबित होता है कि वो चीजें वास्तव में लागू नहीं हो रही हैं। राज्य अपना काम करे, राज्य वादे करके आया है। नक्सल पंचायत, आप अपना प्रश्न दोहरा दें, नक्सली क्षेत्रों में, सुनिए अभिषेक जी 10 सेकंड, नक्सली प्रभावित पंचायतों में 1-1 करोड़ रुपया देने की बात हुई थी, आपके घोषणा पत्र में है। कितने कितने पंचायतों को कितने कितने रुपए मिले ये भी बता दीजिए। और मैंने जो केंद्र की योजनाओं की बात की वो लागू नहीं है, इसके ऊपर आप भी चर्चा नहीं कर पाए। राज्य अपना काम करे, स्वागत है राज्य का, राज्य को करना भी चाहिए। 70 सीटें आपको मिली हैं, विकास करें और मिलजुल करके नक्सलवाद को तभी खत्म कर पाएंगे जब आप योजनाओं को लागू करेंगे। निश्चित रूप से अमित जी, बिल्कुल मैं इसी विषय पर मैं बात करूंगा। पहले दिन से ही महाराज साहब सर्वमान्य नेता हैं छत्तीसगढ़ में, जब स्वास्थ्य मंत्री बने अपने खर्चे पे स्वास्थ्य अमले को कम्युनिटी हेल्थ की जो व्यवस्था है दुनिया में सिंगापुर में नंबर 1 है, उसी का अध्ययन करने गए। और आने के बाद में इस प्रकार से जो पहले स्मार्ट कार्ड चलता था, गर्भाशय कांड, अखफोड़वा कांड से लेकर लगातार आरोप लगते रहे कि मिली भगत करके निजी जो नर्सिंग होम है वहां पर पैसे के लालच में हमारी जो माताएं बहनें थी 28 साल 30 साल की, उनको कैंसर का डर दिखाकर
केवल पैसे के लालच में बंदरबाट किया गया। उसी व्यवस्था को सुधारने के लिए महाराज साहब ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर डेवलप किया। प्रत्येक ब्लॉक में जो है भर्ती की सुविधा, जिला अस्पतालों में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की सुविधा और 1900 से अधिक वेलनेस सेंटर बनाए। उसके बाद भी अगर किसी को चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ती है, खूबचंद बघेल के नाम पर केंद्र की योजनाओं को ना आप ना लोग वहां केंद्र पर लागू की नहीं करते हैं। ये आज भी मैं अमित चिमनानी जी ये आप देख सकते हैं कि जो केंद्र की जो योजनाएं हैं उसका जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में इंप्लीमेंट हो रहा है, चाहे मनरेगा की योजना हो चाहे कोई भी केंद्र की योजना हो, आप उठा के देख लें, सारे में छत्तीसगढ़। अभी आरबीआई ने भी प्रशंसा की, केंद्र से भी लगातार प्रशंसा हो रही है। देखिए 30 सेकंड मूल बात देखिए अभिषेक जी, 30 सेकंड में बोल दूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो आदिवासी क्षेत्रों के संदर्भ में यही मूल अंतर है। लगातार देखिए 2003 में रमन सिंह की जब सरकार आई, सुदूर दक्षिण बस्तर के 3 ब्लॉकों तक नक्सलवाद था। इन्हीं कारणों से ऐसे ही खाद पानी देते रहे और रमन सिंह के गृह क्षेत्र कवर्धा और राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र तक 14 जिलों तक अगर नक्सलवाद को प्रसार करने का अवसर मिला तो यही कारण है कि इन्होंने विश्वसनीयता खो दी थी आदिवासी क्षेत्र में। विकास को जो है अवरुद्ध रखा गया। लगातार राजधानी में बैठकर वहां पर बस्तर विकास प्राधिकरण की कमान समय मिल गया सुरेंद्र जी को, अगर वो जाके आदिवासियों से मिलते, अगर उनकी समीक्षा हो। ठीक, चिमनानी जी बोलिए जी, बोलिए। देखिए मैंने 3 बार ही पूछ लिया, नहीं स्वीकार कर पाए। मैं फिर से कह रहा हूं, आवास एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है और अपने घर में रहने की इच्छा, गर्मी की तपन, बरसात और ठंड से बचना होता है गरीबों का, वो छत आपने लोगों से छीनी है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक चीज है जिसको आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, बात इधर उधर की कर रहे हैं। अगर केंद्र आपको पैसा दे रहा था, आपको तो राज्य है देश में, मेरी बारी है ना, शहरों में वनभूमि पट्टे बांटे गए, जगदलपुर शहर में। सुरेंद्र जी प्लीज खाली मैं बोल दूं, मैं नहीं बोल रहा, उसी पे जवाब देना चाह रहा था। आप आवास की बात कर रहे हैं। लेट मी कंप्लीट सर, आप बोलिए। तो सर केंद्र आपको बहुत सारा उसमें पैसा दे रहा था, आपको तो अपना अंश देना था, वो आप नहीं दे पाए। दूसरी चीज, आप बार बार कह रहे हैं कि बहुत अच्छी चीजें हैं, तो वर्णिका जी भी इस चीज को बताएंगी, मीडिया भी बता चुका है कि ग्रामीणों की हत्या आपकी सरकार आने के बाद कैसे बढ़ी है। इससे पहले हम देखते थे कि सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ होती थी लेकिन निर्दोष लोग नहीं मारे जाते थे। ऐसा क्या हो गया है कि अब ग्रामीणों की हत्या हो रही है, उन्हें मुखबिर समझा जा रहा है। सोनपुर बड़कू छोटे नाबालिग बच्चों को मारकर नक्सली बता दिया गया था। हाल ही में कवर्धा के आदिवासियों को बालाघाट की पुलिस, मध्य प्रदेश, ये देखिए अमित जी, ये आप गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं तथ्यों के साथ, जस्टिस पटनायक कमेटी का गठन सिर्फ इसीलिए किया गया है, निरीह आदिवासियों को मारकर नक्सली बता दिया जाता था। जेलों में लगातार आप बंद करते रहे। देखिए मैं इस बात पर कड़ा प्रतिवाद करता हूँ अमित जी, आप गलत बयानी ना करें। सारके गुड़ा एडस मेरा निवेदन है, मुझे पूरा करने दे आप। अभिषेक जी, कितने घर जलाए गए ताड़ मेटला में, कितने घर जलाए गए आदिवासियों के? कर लूं अमित जी, इस पर आप जवाब दीजिए। चिमनानी जी, उनका सीधा सा कहना था कि पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, लगातार संरक्षण में, सरकार के रमन सिंह सरकार के संरक्षण में ये घटनाएं होती रही। मुझे बोलने देंगे आप सुरेंद्र जी? मैं बोल सकता हूं। आप पुरानी बातें करने की जगह अगर अपनी सरकार की बातें करते हैं ना, तो हमको लगता है कि आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा अच्छी है। आप आरोप प्रत्यारोप जब करते हैं ना, तो जनता को भी ये लगता है कि यार ये तो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हैं। सत्ता पक्ष को पिछली सरकार पर आरोप करना शोभा नहीं देता। आप खुद क्या करने वाले हैं, आप कैसे बेहतर कर रहे हैं, उसका जवाब ईमानदारी से देना चाहिए। ग्रामीणों की हत्या तो हो रही है, तो आप इसका जवाब दें, इसको रोकने उसके बदले आप फिर पुरानी सरकार की बातें करते हैं। तो ऐसे आरोप तो चलते रहेंगे ना, फिर कैसे नक्सल समस्या हल होगी? और मेरा निवेदन है कि हम बारी बारी बोले, बहुत अच्छे चैनल पर सारे प्रबुद्ध बैठे हैं, ऐसे आंकड़े नहीं आता, न किसी को समझ में आती है चर्चा। अगर ऐसे बीच में एक दूसरे को इंटरप्ट करेंगे, समझ में ही नहीं आएगा। तो ग्रामीणों की हत्या होना एक बहुत दिक्कत का विषय है। गलत बयानी करेंगे तो अरे सर बोलने तो दीजिए। दूसरी चीज, गांव के 20 किलोमीटर की रेंज में भी नक्सली अपने पर्चे लगा के लोगों को डरा रहे हैं। अभिषेक जी, 20-20 किलोमीटर दायरा उनका बढ़ गया है, तो इसके ऊपर भी सरकार को जवाब देना चाहिए, मुझे लगता है। ठीक, मैं वर्णिका जी से एक टिप्पणी लूंगा। वर्णिका जी, हम 20 साल छत्तीसगढ़ बने हो गए, बहुत हर बार हम ऐसी चर्चाएं, मुझे याद भी नहीं कि सैकड़ों ऐसी चर्चाएं हो चुकी होंगी। नई रणनीति बन रही है,
डोमिनेट कर रहे हैं, बहुत एग्रेसिव रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे, पर घटनाएं कभी कम नहीं हुई। 20 साल हो गए, आम जनता को शायद सिक्योरिटी पर्पज से बहुत सारी चीजें बताई भी नहीं जाती। आम आदमी के लिए एक वाकई में नक्सलवाद एक अबूझ पहेली से बना हुआ है। वो जानना चाहता है ये खत्म क्यों नहीं होता, क्या कोई हल नहीं है, क्या दिक्कतें कहां पर आ रही है, क्या इच्छा शक्ति की कमी है, सियासत होती है, क्या वजह क्या है। आम आदमी को कुछ समझ में नहीं आता ये सारी चीजें। जी बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में होती हैं, यानी पेन और पेपर तक के रहते हैं, और आम जनता को केवल वो दिखाई देता है जो वहाँ पे फलीभूत रूप में जो एक्शन फॉर्मेट का रिजल्ट निकल के आता है। तो इतने 20 सालों में अब कह सकते हैं हमारा छत्तीसगढ़ भी एक वयस्क छत्तीसगढ़ हो चुका है, और वयस्क छत्तीसगढ़ यदि किसी समस्या के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है, किसी संघर्षग्रस्त क्षेत्र के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है, तो उसकी प्रगति निश्चित रूप से प्रभावित होगी। तो सबसे पहले इस पे अंकुश लगाने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि फ्रीक्वेंसी मैच होना। योजना कितनी भी अच्छी बने, रणनीति कितनी भी अच्छी बने, वो सक्सेसफुल तब है जब वो क्षेत्र के अनुरूप हो और क्षेत्र से उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करे, तब कहीं जाके वो स्पार्क होगा वहाँ पे, और तब वहाँ पे वो एक्शन जो है वो हमको दिखाई में देगा। केवल पेन और पेपर में होने से तो फिर लगातार बड़े एक्सपर्ट्स आते हैं, लोकल लोगों से भी बात की जाती है, बाहर से भी एक्सपर्ट आते हैं, आज तक उनकी समझ से ये सारी चीजें जैसा आप बता रही है फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पा रही, सही योजना नहीं बना पा रहे हो, या ये योजनाएं उतर नहीं पा रही। ऊपर से जितने तेज गति से योजनाएं निकलती हैं, उसका प्रवाह नीचे उस क्षेत्र तक पहुंचने तक के उतना ही बना रहे। अब ये बात को हमको समझना होगा कि क्यों इनकी स्पीड कम हो जाती है। क्या हम कारण अनुरूप निदान प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं? क्या हम उस क्षेत्र में बहुत दीर्घकालिक है करके दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं रख पा रहे हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं कि हम अपनी योजनाओं को धरातलीय नहीं बना पा रहे हैं? और जितनी देर हम करेंगे अपनी योजनाओं को धरातलीय बनाने में, अंतिम व्यक्ति तक उसकी पहुंच में उतनी दूरी भी होगी और देरी भी होगी। और योजनाएं कागज में बहुत अच्छी बनेंगी, पर व्यक्ति के हित में, जैसा कि आपने कहा, उनको समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि वो उनको दिखाई में नहीं आती, क्योंकि वो उन तक के पहुंचते ही नहीं है। वरना तो ये प्रॉब्लम कब की सॉल्व हो जाती है। क्या सक्षम लोगों की कमी है हमारे पास? जी, नेतृत्व तो हमको बढ़ाना पड़ेगा, और ऐसा नेतृत्व बढ़ाना पड़ेगा जो कागजी या मुख से कार्य ना करें, धरातल पे जाके स्वस्फूर्त कार्य करें। बिल्कुल, ये एक बड़ी चिंता का विषय भी लगातार बना हुआ है। सुरेंद्र जी 10 सेकंड की एक छोटी सी टिप्पणी आपसे लूंगा यहाँ पर। जैसे वर्णिका जी कह रही हैं कि जमीन तक जाकर जो योजनाएं हैं वो फेल होने लगती हैं, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। निश्चित रूप से अभिषेक जी, आवश्यकता इसी बात को पर है, और कांग्रेस सरकार का कमिटमेंट बस्तर की जनता से, बस्तर की आदिवासियों से यही है कि जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं तेलंगाना, आंध्रा, वहाँ हमारे से ज़्यादा समस्या थी, और ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ जो बस्तर में समस्या है वो वहीं से आया है। तो निश्चित रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों मोर्चों पर जिस हिसाब से कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल के नेतृत्व में काम कर रही है, आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। जिस प्रकार से बोधघाट परियोजना में 3 जिलों में। फाइनल टिप्पणी आपसे भी, क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा जब हमारे प्रदेश की पहचान सिर्फ नक्सलवाद की वजह से होती है। देखिए, नियत बहुत ज़्यादा अच्छी करनी होगी। नक्सलवाद को निपटाने के लिए एक कमिटमेंट करना पड़ेगा, साथ मिलकर चलना पड़ेगा। जो राज्य की योजनाएं साथी प्रवक्ता गिना रहे थे, वो विज्ञापन से बाहर नहीं निकलती है, वो केवल पेपर का इश्तिहार बन के रह जाती है। और दूसरी चीज, केंद्र जो योजनाएं बना रहा है और आपको पैसे भी दे रहा है, वो आप राजनीति के तहत इंप्लीमेंट होने नहीं देते हैं। तो फिर आप विकास अगर नहीं करेंगे, वहां के लोगों को साथ में नहीं लेंगे, तो फिर नक्सलवाद का सफाया कैसे होगा, ये तो फिर कांग्रेस बताए। ठीक, वर्णिका जी, क्या हम आने वाले समय में, आप वहाँ लगातार जाती रह रही हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो इन तमाम चीज़ों से ऊब चुके हैं, वो कुछ मुक्ति चाहते हैं, वो कुछ अलग चाहते हैं? बिल्कुल, इस बार एक नया परिवर्तन इस पूरे कोविड काल में देखने को आया है कि वहाँ के युवा माओवाद को पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि उसमें कोई उद्धार नहीं है, केवल एक बहकाव है। तो ये हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका है, जब हम उन युवाओं का हाथ थामें। पर वो तभी होगा जब हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सहज सुलभ बना के उन योजनाओं को उन तक पहुंचाएं।
बिल्कुल, बहुत अहम चर्चा ये है और बहुत अहम मसला भी था। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नक्सलवाद को लेकर नई रणनीति हर बार बनती है। रणनीति कितनी कारगर होती है, कितनी नहीं होती है, ये जब कुछ वारदातें होती हैं तब समझ में आ जाती हैं कि क्या कमियां रही। 20 साल से एक जनरेशन जवान से होकर बूढ़ी हो गई, लेकिन ये नक्सलवाद जस का तस है, हालात जस के तस बने हुए हैं। कभी लगता है कि हम जीत रहे हैं, कभी बड़ी वारदात हो जाती है तो हम हारने लग जाते हैं, लेकिन नक्सलवाद ये समस्या जो है वो ख़त्म नहीं हो पा रही और एक छत्तीसगढ़ के लिए नासूर बनी हुई है। यही वजह है कि इसका एक बड़ा नुकसान सिर्फ इमेज को लेकर नहीं बल्कि और भी बहुत से उद्योग, चाहे पर्यटन या और भी दूसरी चीज़ों पे कहा जाए, छत्तीसगढ़ पे निश्चित रूप से डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर कर रहा है। हालांकि अब बस्तरवासी उद्धार चाहते हैं, समझने लगे हैं कि नक्सलवाद में उद्धार नहीं, मेन स्ट्रीम में उनको आना होगा और इसीलिए एक वाकई जो वर्णिका जी कह रही है एक मौका है, इस मौके को सभी को भुनाना चाहिए और मेन स्ट्रीम में बस्तरवासियों को, आदिवासियों को लाकर नक्सलवाद पर चोट करनी चाहिए। आज का मुद्दा में इतने।